हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। हम अपनी जान के दुश्मन को अपनी जान कहते हैं। मोहब्बत की इसी मिट्टी को हिंदुस्तान कहते हैं, हिंदुस्तान कहते हैं। जो दुनिया में सुनाई दे उसे कहते हैं खामोशी, जो आंखों में दिखाई दे उसे तूफान कहते हैं। और ये जो दीवार का सुराख है साहब, जो ये दीवार का सुराख है, चाइना, अमेरिका, पाकिस्तान साजिशों का हिस्सा है, मगर हम इसे अपने घर का रोशनदान कहते हैं, अपने घर का रोशनदान कहते हैं। मैं अनीशा कुमारी साथ स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य पर अपने कुछ विचार आप सभी के साथ साझा करना चाहूँगी। आज़ादी। आज़ादी का असली मतलब वही समझ सकता है जिसने कभी गुलामी की हो। हम सौभाग्यशाली है कि हमने स्वतंत्र भारत में जन्म लिया। यूं तो आज़ादी की लौ 1857 में ही जल चुकी थी, जो वर्षाल बनकर 1947 में हमारे देश को आज़ाद कराई। प्राचीन, मध्यकालीन और वर्तमान भारत के उदाहरणों से यह स्पष्ट करना चाहूँगी कि जब हम फिरंगियों के फेरे में फंस गए थे तो रंग दे बसंती चोला की एक आवाज़ पर टोलों के टोले उभर आते थे और उनके वंदे मातरम के नारों से खून में आने वाला 5-5 डिग्री का तूफान अंग्रेजी शासकों के जरों में तूफान ला देता था। लोग मर जाते थे, मिट जाते थे, फांसी चढ़ जाते थे, तो वो भी अपनी देशभक्ति साबित कर रहे होते थे, क्योंकि वो उस दौर की देशभक्ति की कसौटी थी। उसके बाद 62, 65 और 71 के युद्धों में अपना सुहाग गवा देने वाली औरत, जब घर के हालात ये हो जाया करते थे कि प्यार भी भरपूर गया, मांग का सिंदूर गया, नन्हे नौनी हालों की लंगोटियाँ चली गई, छोटी छोटी बेटियों की चोटियाँ चली गई, बाप की कमाई गई, भाई की पढ़ाई गई, ऐसा एक विस्फोट हुआ, पता ही चला नहीं कि कहीं जिस्म की कहीं बोटियाँ चली गई, कि जिस्म की कहीं ही बोटियाँ चली गई। और आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, किंतु मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई, मेरे घर की तो रोटियाँ चली गई वाले हालात पैदा हो जाने के बाद भी एक माँ अपने बेटे को सरहद पर दुश्मनों की धज्जियाँ उड़ाने के लिए भेज दिया करती थी और उसे पत्र लिखा कर यह भेजा करती थी कि अम्मा ने पत्र लिखा है बड़े ही चाव से, पुत्र मेरे ना घबरा जाना, 1 इंच भी पीछे ना हटना, चाहे इंच इंच कट जाना, चाहे इंच इंच कट जाना। इस तरह पूरा परिवार अपनी देशभक्ति साबित कर रहा होता था। उस वक्त देश बलिदान मांगता था, तब देश मिट जाने को कहता था, तब देश मर जाने को कहता था, फांसी चढ़ जाने को कहता था। किंतु आज देश लड़ जाने को नहीं, मर जाने को, मिट जाने को और फांसी चढ़ जाने को नहीं कहता, बल्कि मेरे विचारों में अगर कोई व्यक्ति अपनी काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करे ना, तो वही सबसे बड़ा देशभक्त है। मैं नहीं मानती कि व्हाट्सएप और फेसबुक की डीपी को 3 रंग में रंगना ही देशभक्ति है। और अगर आप कहेंगे कि साल में 2 बार हाथ में तिरंगा ले लेना देशभक्ति है, तो मैं पूछना चाहूँगी कि फुटपाथ पर रहने वाला वो बच्चा जब ट्रैफिक की छांव में नंगे पाँव में झंडा बेच रहा होता है, तो कहीं से आप उसकी देशभक्ति कहेंगे? ये उसकी देशभक्ति नहीं, उसके पेट की भूख की शक्ति होती है जो उसे ऐसा करने पर मजबूर करती है। ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं, ना मस्जिद को जानते हैं, ना सिवालों को जानते हैं। जो पेट के भूखे होते हैं ना, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं, वो सिर्फ भोजन के निवालों को जानते हैं। अपने परिवार, अपने समाज, अपने देश के लिए समर्पण का भाव है देशभक्ति, और हर एक देशद्रोही के जीवन में आने वाला तूफान है हमारी सच्ची देशभक्ति, ताकि हर देशद्रोही ये समझ सके कि अगर तू परिंदा है तो ये आसमां तेरा है, अगर तू दरिंदा है तो ये शमशान तेरा है, भाईचारे से रहना है तो रह इस जमी पर, वरना ये कब्र भी तेरी है और यह कब्रिस्तान भी तेरा है, और यह कब्रिस्तान भी तेरा है। न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न सरकार मेरी है, न रब मेरा है, न ये बड़ा सा नाम मेरा है। बस इतनी सी बात की गुरूर है मुझे कि मैं भारत की हूँ और ये भारत मेरा है और ये भारत मेरा है। परंतु एक वैचारिक बीमारी इस समाज में मुझे नज़र आती है। कहा जाता है हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र हैं, जहाँ हिंदू पैदा होते हैं, मुस्लिम, सिख और ईसाई भी पैदा होते हैं, मगर बदकिस्मती ये है कि अब इंसान पैदा नहीं होते। और मेरे विचारों में राष्ट्र निर्माण के लिए ना हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है, न हिंदू की ज़रूरत है, ना मुसलमान की ज़रूरत है। हमारे राष्ट्र निर्माण के लिए केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है, केवल अच्छे इंसान की ज़रूरत है। ज़रा सोच कर देखिए,
पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए, अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए। एक शैक्षणिक बीमारी भी मुझे नज़र आती है और बड़े ही आश्चर्य की बात है कि जिस देश ने पूरी दुनिया को तक्षशिला और नालंदा करके विश्वविद्यालय शिक्षण की बुनियाद रखी, आज 100 नवोदित विश्वविद्यालयों में हमारा एक भी विश्वविद्यालय खड़ा नहीं हो पाता। जहां एक और हमारे पास IIT, IIM और NIT जैसे शिक्षण संस्था है, वहीं दूसरी ओर देश के गरीबों को बेरोजगारी की जमात में खड़ा करने के लिए सर्व शिक्षा अभियान का उनके हाथों में झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। और मैं बता दूं कि इस शैक्षणिक बीमारी की केवल एक कारण वो ये कि हमारे देश की शिक्षा नीति केवल 2 तरह के लोगों के लिए बनती है। पहली वो जो विद्वान है और दूसरे वो जो धनवान है। इसी तरह कई गजब की बीमारियां हैं और इन बीमारियों की जो जड़ है वो हमारा अंधविश्वास। और मेरे विचारों में जब तक इस देश का युवा अपनी सफलता के लिए मंदिरों में जाकर नारियल फोड़ कर भगवान को रिश्वत लगाता रहेगा, हमारा शिक्षित वर्ग ही बिल्ली के रास्ता काट कर खड़े हो जाना, अपने धर्म अपनी जाति को ऊंचा मानकर दूसरों की धर्म की अवहेलना करता रहेगा, तब तक ना तो हमारा अंधविश्वास खत्म होगा और ना ही हमारे देश का राष्ट्र निर्माण संभव होगा। हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता को दुनिया ने शीश नवाया है, तो क्यों हमने आस्था के नाम पर अंधविश्वास फैलाया है? मेरे विचारों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब इस देश में महिलाओं की पूजा नहीं, उनकी इज्जत की जाएगी। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब हम जाति का अनुरक्षण नहीं, सामाजिक शक्ति का अनुभव करेंगे। राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत में सरकार नहीं बल्कि सड़क पर चलने वाला हर एक नागरिक हाथ बटाएगा, स्वच्छ भारत, स्वस्थ भारत को दिल से अपनाएगा। असल मायनों में हमारा राष्ट्र निर्माण तब संभव होगा जब एक गरीब बच्चा मध्याह्न भोजन के लिए नहीं बल्कि ज्ञान अर्जन के लिए सरकारी स्कूल के चौखट पर कदम रखेगा। और हमारा राष्ट्र निर्माण तब तक संभव नहीं होगा जब तक एक नागरिक नैतिक रूप से सतीन, चारित्रिक रूप से भ्रष्ट, मानसिक रूप से दिवालिया, धार्मिक रूप से अंधा, राजनीतिक रूप से गंदा, स्वैच्छिक माल मूल्यों अखंड भारत को खंड खंड करता रहेगा, तब तक हमारा राष्ट्र निर्माण संभव नहीं होगा। बड़ी बड़ी बातें नहीं, छोटी छोटी कोशिशें करनी होंगी, क्योंकि ठोकर हमें पहाड़ों से नहीं पत्थरों से लगा करती है। I being an Indian, I being a student, I being a simple daughter of this motherland feeling proud to be an Indian। और मैं सैल्यूट करना चाहूंगी सरहद पर दिन रात रक्षा के लिए खड़े हर जवान को, इस देश की पुलिस, प्रशासन और किसान को, और इस देश के हर उस व्यक्ति को जो अपना काम पूरी ईमानदारी, पूरी मेहनत और पूरी लगन से करते हैं, जिनके बिना राष्ट्र निर्माण की कल्पना करना भी असंभव लगता है। Thanks for watching this video. Don't forget to hit the bell icon. Please like, share and subscribe this video. और आपको ये वीडियो कैसा लगा? Please enter in the comment section.